सुधांशु त्रिवेदी, आपकी एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, क्या आपको लगता है कि आप रियल मुद्दों से ध्यान हटकाने की कोशिश कर रहे हैं? यही कांग्रेस का आरोप है। देखिए, मैं अतुल पाटिल जी की बात का जहां से जवाब दिया उसको शुरू करता हूं। इन्होंने कहा विकास के बड़े बड़े कार्य सब चाचा नेहरू ने किए, तो मैं स्पष्ट बताना चाहता हूं ये भी एक प्रकार का बहुत बड़ा फसाड है जो दक्षिण भारत के लोगों के द्वारा अनेक अच्छे राजे रजवाड़ों के द्वारा किया गया कार्य का मजाक उड़ाना है। मैं पूछना चाहता हूं, ये बताइए भारत का पहला हाइडल पावर प्रोजेक्ट कब बना? 1892 में शिव समुद्रम पावर प्रोजेक्ट, तब चाचा नेहरू 3 साल के थे। और सुनिए, भारत ही नहीं दुनिया में यूरोप के बाहर पहला शहर कौन बना जहां पर स्ट्रीट लाइट्स आई? वो भारत का बेंगलोर 1902 में, तब चाचा नेहरू 12-13 साल के थे। अब मैं पूछना चाहता हूं, दुनिया में पहला आई हॉस्पिटल कब बना? यानी देखिए, आई डिपार्टमेंट होता था, दुनिया में पहली बार आई हॉस्पिटल बना, मिंटो आई हॉस्पिटल 1913 महाराजा मैसूर ने बनवाया। और भाई साहब और सुनिए, भारत का पहला डैम कब बना? विश्वेश्वरैया जी ने बनवाया, जिनका नाम लेने में भी थोड़ा हड़बड़ा गए थे, राहुल गांधी जी, जिनके नाम पर इंजीनियर्स डे आज भी 15 सितंबर को मनाया जाता है। यह भारत की स्वतंत्रता से पहले, चाचा नेहरू के प्रधानमंत्री बनने से पहले का समय। अब आइए साहब, इरिगेशन में सबसे पहले काम कब हुए? महाराजा अलवर, महाराजा ग्वालियर और दक्षिण भारत के महाराजाओं के द्वारा। अब आइए, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंसेस बेंगलुरु कब बना? अतुल पाटिल साहब 1916 में, चाचा नेहरू से बहुत पहले। भारत को फिजिक्स का नोबेल प्राइज किसने दिलवाया? सीवी रमन ने, आजादी से बहुत पहले। यह बताइए, आयरन एंड स्टील की पहली फैक्ट्री टाटा आयरन एंड स्टील ने कब बनाई? आजादी के दौर में, चाचा नेहरू से पहले। भाई साहब बहुत बड़ा फैकेट किया है कि सब कुछ चाचा जी ने किया, सब कुछ चाचा जी ने किया। और मैं याद दिलाना चाहता हूं, भारत आजाद हुआ तो ब्रिटिश इंडिया से कहीं बेहतर, पूरे भारत में 10 या 11% थी उस समय रेट ऑफ लिटरेसी, पर पूरे भारत में सबसे ज्यादा जानते कहां थी? ट्रावनकोर में 47%। बाबा साहब अंबेडकर को पढ़ने के लिए बाहर किसने भेजा? महाराजा बड़ौदा ने। बाबा चाचा नेहरू, मोतीलाल नेहरू ने नहीं, जिन पे पैसा बरस रहा था, करोड़ों रुपए थे। और सुनिए अतुल जी, आपके राज्य का बताता हूं, अगर पहली बार पिछड़े समाज को आरक्षण दिया तो छत्रपति साहू जी महाराज ने दिया। भाई साहब, वो चाचा नेहरू से बहुत पहले की बात थी। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, यह सब भी जो एक बहुत बड़ा फैकेट क्रिएट किया गया है, भारत के विकास में अनेकानेक लोगों ने जो महान योगदान दिया है, अनेकानेक वैज्ञानिकों ने, इंजीनियरों ने, साइंटिस्टों ने, समाज सेवियों ने, राजों ने, उनके साथ ये मजाक नहीं करना चाहिए। अब जहां तक मैं आज की बात पे कहता हूं, तो सिर्फ एक बात और कोट करूं। 10 सेकंड सुधांशु जी, देन अतुल पाटिल। सोमनाथ मंदिर से नहीं था, एक बस 10 सेकंड। 17 मार्च 1959 को ललित कला अकादमी में, और यह बात बलबीर पुंज ने भी अपनी किताब में कोट की है, 17 मार्च 1959 ललित कला अकादमी, सेलेक्टेड वर्ड्स ऑफ जवाहरलाल नेहरू, खंड 47 में लिखा हुआ है कि वो ये कहते हैं कि मैं दक्षिण भारत के बड़े बड़े मंदिरों में जाता हूं तो मैं डिप्रेस्ड फील करता हूं। मैं समझ नहीं पाता हूं कि मेरी स्पिरिट डिप्रेशन को फील करने लगती है, मगर जब मैं ताजमहल के सामने खड़ा होता हूं तो बड़ा आनंदित महसूस करता हूं। यह पर्याप्त दर्शाता है कि व्यक्ति की मानसिकता क्या थी। ओके। और आकाशवाणी यानी एआईआर के आर्काइव्स में 1959 में पंडित नेहरू ने दिल्ली के ललित कला अकादमी में जो भाषण दिया, सम ऑफ द टेम्पल्स ऑफ द साउथ हाउएवर रेपेल मी इन स्पाइट ऑफ देयर ब्यूटी, आई जस्ट कांट स्टैंड देम, व्हाई दे आर ऑप्रेसिव। आगे की कहानी मैं आगे बताऊंगा। ओके, जवाब। हाँ, अभी सबसे बड़ी बात तो यह है कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने सोमनाथ मंदिर के कंस्ट्रक्शन में कितना पैसा दिया था अपने निजी हिस्से? तो मुझे कहीं पर भी कुछ मिला नहीं, 0 मिला। केएम मुंशी जी ने, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने जो 1950 में चले गए थे, 1951 में उद्घाटन हुआ था, और उसके ऊपर कुछ पेपर्स, कटिंग्स के पेपर के जो संक्षिप्त थे, वो संक्षिप्त भी मैंने निकाले आपको बताने के लिए। लेकिन श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने कितने पैसे दिए ये पता नहीं है। जितने भी इन्होंने नाम गिनाए हैं, इसमें इनके विचार के लोग कहीं पर भी खड़े नहीं थे। आरएसएस का कोई भी आदमी जो है वो आया नहीं था। गांधी जी ने कहा था कि ये मंदिर का निर्माण जो है, पुनर्निर्माण, ये निजी हाथों से होगा। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा था कि निजी कैपेसिटी में सब जा सकते हैं 1923 में। जी, अभी इनके विचार के लोग क्या थे? 1923 में इलाहाबाद के कुंभ में जाने से मना कर दिया, कुंभ मनाने से मना कर दिया था ब्रिटिश लोगों ने। तब आंदोलन नेहरू जी ने किया था, और पहली डुबकी जो है सबके खिलाफ जाकर, ब्रिटिशों के खिलाफ जाकर पहली डुबकी नेहरू जी ने ली थी। ये इनको पता नहीं है। अभी मैं कुछ पढ़ के दिखाता हूं, जब सौराष्ट्र के जो पेपर्स है, वो पेपर्स के वक्त क्या चला था। अकॉर्डिंग टू न्यूज़पेपर रिपोर्ट्स, द सौराष्ट्र गवर्नमेंट हैज सेट असाइड ₹5 लाख फॉर दिस सोमनाथ इंस्टॉलेशन सेरेमनीज. This seems to me completely improper for the government to do, and I have written to that government accordingly. At any time, this would have been undesirable, but at the present juncture, when starvation stalks the land and every kind of national economy and austerity are preached by us, सुनो,
this expenditure by the government appears to me almost shocking. We have stopped expenditure on education, on health, and many beneficiary आप repeat services कर रहे हैं। because with that we cannot afford it. And yet a state government can spend large sum of money. उन्होंने कहा कि हम लोगों ने हर तरह का जो है ऑस्टेरिटी मेजर लिया। और जहां तक आप पैसे की बात करते हो ना, सुनो सुधांशु त्रिवेदी जी, आपके सब लोगों के बड़े बड़े महल और बड़े बड़े बंगले बने 14 साल में, 5 साल की इसमें नेहरू जी ने पूरी संपत्ति जो है अपनी दान कर दी है, और आज उसकी कीमत ओके, जवाब सुधांशु त्रिवेदी इसका जवाब, लेकिन बीजेपी का आरोप है कि नेहरू हिंदू मंदिरों के खिलाफ थे। बीजेपी का आरोप ये है, और इसीलिए मैंने केएम मुंशी की किताब को कोट करा, आकाशवाणी के आर्काइव्स को कोट करा। इसके अलावा इसके अलावा आरएनपी सिंह की किताब को कोट करा गया। ओके ओके, होल्ड ऑन सुधांशु त्रिवेदी, योर चांस। सुधांशु त्रिवेदी, योर चांस, 40 सेकंड। ओके, टाइम लिमिट को आप दोनों फॉलो करें, मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है। सुधांशु जी 40 सेकंड। ये नहीं बताते आप। देखिए अतुल जी जोशो जुनून में बोल गए कि 1923 के कुंभ में, भाई साहब 1923 में तो आरएसएस था ही नहीं, 1925 में बना है, तो 1923 वाली चीज आप कहां से लेके आ गए बीच में? तुम्हारे विचार के लोग आपने तो बड़ा थे ना। बोला कि नेहरू जी ने तो करोड़ों करोड़ों तो छोड़ के चले गए थे ना तब। बोलिए ना सर, आप ऐसा सुनिए ना, तो अब बात तो सुनिए, काहे परेशान बनने की हो तो रहे हैं? प्रक्रिया में थे, और तो कहां इन्होंने थे? कहा कि जवाहरलाल नेहरू जी ने तो अपनी फिर बीच में बोलने लगे। भाई साहब हमारे हेडगेवार जी ने नागपुर में, आप ही के प्रांत में 1920 में कार्य समिति में प्रस्ताव लाया था पूर्ण स्वराज्य का, जिसे नहीं स्वीकार किया गया। उससे नाराज होकर वो अलग हो गए। आप बाद में आपने 1930 में स्वीकार किया, और 30 में स्वीकार 26 जनवरी 1930, इसीलिए 26 जनवरी गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। लाहौर कांग्रेस अधिवेशन रावी के तट के ऊपर। और सुनिए मेरे भाई, उसके बाद 4 मार्च 1931 को गांधी इरविन से पैक्ट हुआ गांधी का। उसके बाद 1947 तक 1942 के अपवाद को छोड़कर कोई आंदोलन नहीं हुआ 16 साल। मैं चैलेंज करके कहता हूं, 4 मार्च 31 को गांधी इरविन पैक्ट के बाद विद एन एक्सेप्शन ऑफ 1942 17 साल में कोई आंदोलन बता दीजिए। खैर 10 सेकंड। अब मैं अगला प्रश्न कहता हूं। आपने कहा कि नेहरू जी ने तो करोड़ों के अपनी संपत्ति दान कर दी। मैं पूछना चाहता हूं, यह बताइए अंग्रेजों के जमाने में, अभी आपने खुद बोला हम भुखमरी के दौर में थे, हम इसमें थे, ये करोड़ों की संपत्ति अर्जित किससे कैसे की भाई? ये नेहरू जी के पिताजी मोतीलाल नेहरू को हजारों रुपए एक हियरिंग में खड़े होने का देता कौन था? अतुल पाटिल जी ये तो बताओ ना। प्रिवी काउंसिल में जाकर वो किसके केस लड़ते थे? अंग्रेज के ही तो केस लड़ते होंगे, उस भूखे गरीब किसान के तो केस नहीं लड़ते थे। और इसीलिए अंग्रेजों से दोस्ती, अंग्रेजों से पैसा, अंग्रेजों से संपत्ति। और इसीलिए अकबर इलाहाबादी ने लिखा था, कौम के गम में खाते हैं डिनर हुक्काम के साथ, रंज लीडर को है बहुत मगर आराम के साथ। और पैसा फिजूल खर्ची या मंदिर को देना, मगर मदरसों को तो दिया था, मौलवियों को सैलरी दी, वक्फ बोर्ड को जमीनें लुटा दी। और तो और ये कहा कांग्रेस ने कि बाबरी मस्जिद दोबारा बनाएंगे। मुलायम सिंह ने भी कहा, नरसिम्हा राव ने भी कहा, यह ऑन रिकॉर्ड है। ओके ओके ओके, सुधांशु जी 1 मिनट डन सुधांशु त्रिवेदी। ओके 1950 में 1950 के आसपास इनसाइड स्टोरी ऑफ सरदार पटेल, द डायरी ऑफ मणिबेन पटेल, उसमें लिखा गया है कि बाबरी मस्जिद के नवीनीकरण का मुद्दा उठा था। पंडित नेहरू सरकारी पैसे से मस्जिद की मरम्मत या यूं कहे पुनर्निर्माण कराना चाहते थे। किताब का नाम है इनसाइड स्टोरी ऑफ सरदार वल्लभ भाई पटेल, द डायरी ऑफ मणिबेन पटेल। यह किताब में दावा किया गया है। जवाब, बाबरी मस्जिद बनवाना फिजूल खर्ची नहीं थी, लेकिन सोमनाथ का जीर्णोद्धार कराना फिजूल खर्ची थी कांग्रेस के अनुसार। एक तो पहली बात क्लियर कर दूं अनिश जी, जरा झूठ बोलना कम करो और गुलामी बंद करो। मैंने कहा था सारे मंत्रियों के फिजूल खर्चियों पर रकाब कसी थी, यह कहा मैंने। और निजी हाथों से खर्चा करना चाहिए, यह गांधी जी का कहना था कैबिनेट में, वरना यह पास हो गया था। दूसरी बात, एक बात बताइए ना, केएम मुंशी किसकी गुलामी कर रहे थे? सुनो ना, मणिबेन पटेल किसकी गुलामी कर रही थी? मुझे जवाब दीजिए ना। मैं आपसे पूछता हूं, ये लोग किसकी गुलामी कर रहे थे? जवाब दीजिए इस बात का। सुनो ना, कमाल की बात है, गुलामी की सोच वाली बाबरी मस्जिद तामील करवाना चाहते थे और हिंदुओं का जीर्णोद्धार ना हो जाए, आप सोमनाथ के खिलाफ थे। बकायदा चिट्ठी लिखी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को कि मत जाओ। गुलामी की सोच जो विध्वंसकारियों के साथ है या विध्वंसकारियों के साथ नहीं है, इस पे पर्सनल मत होइएगा। सुनिए ना, हमारा अगर सुनोगे नहीं और हमारे पे थोपने की प्लीज कोशिश बोलिए, करोगे मैं तो ठीक नहीं होगा, फिर आपको भरपूर बोलने का मौका दे रहा हूं पाटिल जी। सुनिए, नहीं आप अपनी लगाते हो, हमारी सुनते नहीं हो, इसलिए मैंने कहा शांति से सुनो शांति से, अनइंटरप्टली, जैसे सुधांशु को सुना। उन्होंने वकालत की, तब वो स्वाधीनता संग्राम में नहीं थे। स्वाधीनता संग्राम में आए ना,
तो सूट बूट से टाई से हमारे गांधी जो है ना धोती पर आ गए और ये कुर्ते पर आ गए। एक पेरिस नाम की लॉन्ड्री थी उनके घर के सामने, वहां से आते थे तो इन्होंने उसकी भी जो है झूठ फैलाया था कि पेरिस से आते हैं, वहीं से आते थे। और उन्होंने सब कुछ छोड़ दिया, सब कुछ अपनी संपत्ति जो है वो दान कर दी और सब कुछ कांग्रेस के इसमें आंदोलन में हुआ। जब देश में पहला संविधान लागू होना था तब बार लग गया था, अप्सरा, ध्रुव, सारी अनुभट्टियां भी चालू हो गई थी, सब कुछ किया था जो आज ये बेच रहे। इन्होंने क्या किया? कुछ नहीं किया इनको जब भी सरकार मिली। पहली बात। दूसरी बात, जमींदारी कानून लाया, जमींदारों से लैंड लेकर जो गरीब मजदूर थे वो गरीब मजदूरों को लैंड देने का काम किया। दुनिया का इतिहास गवाह है, बिना खून बहाए लैंड रीडिस्ट्रीब्यूट करने का काम जो है वो नेहरू जी के नेतृत्व में कांग्रेस के सरकार ने किया था, इन्होंने कुछ नहीं किया। दूसरी बात, इन्होंने कहा पूर्ण स्वराज। अरे पूर्ण स्वराज का ठहराव जो है वो नेहरू जी और सुभाष चंद्र बोस जी ने लिखा और दिया और 1928 में उसको पारित करके 1930 में जो है पहली बार मनाया गया। तुम्हारे हेगड़ेवार जी ने कभी पूर्ण स्वराज का ठहराव रखा नहीं था, यह साफ गलत बात है। वो तो क्या है, रिसेप्शन कमेटी के कुछ थे सब, बाकी तो उन्होंने कभी ऐसा ठहराव लिया नहीं है, ऐसा कोई रिजोल्यूशन कभी था ही नहीं। पूर्ण स्वराज का जो आया है वो पहली बार लोकमान्य तिलक जी ने अच्छा, कहा मैं था। आपसे बोल रहा हूं कपड़े में, ओके, आपकी बात को पूरा सुना गया। ओके, अतुल पाटिल, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, आपकी बात को पूरा सुना गया। उनके कपड़े ड्राई क्लीन होते थे, मेरा विषय वो नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा पंडित नेहरू की लीगेसी बड़ी है, पंडित नेहरू ने कुल बहुत अच्छे काम भी करे हैं, लेकिन यहाँ स्पेसिफिक विषय में बात हो रही है, सोमनाथ मंदिर के विषय में बात हो रही है, यहाँ हिंदुओं के विषय में बात हो रही है। कुछ नहीं हुआ तो मुझे एक बात बताओ, आरएसएस ने 1925 से 1947 तक कौन सा आंदोलन किया? देखिए, अगर आरएसएस में बात होगी तो मैं जरूर आरएसएस से पूछूंगा, लेकिन मैं आपसे पूछ रहा हूं, ये एक सेकंड, ये जो दूरदर्शन का आर्काइव्स है, एक सेकंड मैं आपके पास आता हूं। ओके, पहले सुधांशु त्रिवेदी आप 30 सेकंड में रिप्लाई कर लीजिए, फिर मैं आता हूं फिर दूरदर्शन के आर्काइव्स में क्या लिखा हुआ है। हाँ, देखिए भाई साहब, अतुल माफ करिए, एआईआर ऑल इंडिया रेडियो के आर्काइव्स में क्या कौन झूठ बोल रहा है? अब कौन झूठ बोल रहा है, कौन सच बोल रहा है? हम कपड़े भी नहीं हमारे ड्राई क्लीन होते थे, आप क्या बात कर रहे हैं सुधांशु जी? फिजूल खर्ची क्या होती है सर? आपने बात कर, मुझे एक बात बताइए, 1925 से लेके 1947 तक। ओके, यू मेड योर पॉइंट। अतुल भाई शांति, अतुल जी शांति। अब सुधांशु जी को सुन लीजिए ना। अब आपने बोला, अपनी सारी बात बोली, ड्राई क्लीन कहां से होते थे, कहां नहीं होते थे, क्या करते थे आरएसएस, क्या करते, सारी बातों का जवाब। ओके, काहे बड़बड़ा रहे हैं भैया? ओके, सुनिए, 1905 में लोकमान्य तिलक ने पूर्ण स्वराज का उद्घोष दिया, जिसे कांग्रेस ने नहीं स्वीकार किया और लोकमान्य तिलक को गरम दल का नेता माना गया। 1906 में सूरत में डिवीजन हो गया, नरम दल गरम दल। मैं चैलेंज करके कहता हूं, 26 जनवरी 1930 लाहौर कांग्रेस अधिवेशन से पहले कहीं पर दिखा दे पूर्ण स्वराज का उद्घोष। इसीलिए मैंने कहा भाई, अपना आंदोलन तो बता ना पाए। अच्छा, हमारी स्थिति क्या थी 1931 तक? तो हम 1940 तक नागपुर के बाहर केवल उंगलियों पर गिनने लायक शाखाएं थी। और अतुल पाटिल साहब, और गौर से सुन लीजिए, हम 1925 में बने और आप कह रहे हैं 1947 तक 22 साल में कितना आंदोलन किया? आप 1885 में बने, 1907 तक कितना आंदोलन किया 22 साल में? चैलेंज करके कह रहा हूं, बता के जाइए। आप तो अंग्रेज अफसरों के नीचे बैठे हुए थे।